नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की, उपचुनाव से राजनीतिक दलों की बढ़ी बेचैनी की, जानेंगे कि क्या बीजेपी की हार के लिए पीएम मोदी हैं जिम्मेदार और क्या बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी हारेगी बीजेपी। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी से ऑटोमोबाइल सेक्टर को लगे धक्के की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल चुनाव में जीत के बाद ममता बोली, महामारी नियंत्रण पहली प्राथमिकता, बड़े बहुमत के साथ जीती टीएमसी। हरियाणा में कल से 7 दिन की पूर्णबंदी का ऐलान, कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की घोषणा। 3 मई से 10 मई तक पूरी तरह बंद रहेगा राज्य। जलुकबारी से लगातार 5वीं बार जीते बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा, कांग्रेस के रामेन चंद्रा को हराया। और प्रशांत किशोर ने किया इलेक्शन मैनेजमेंट से संन्यास लेने का ऐलान, बोले अब कुछ और करना चाहता हूं। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, कौन से दल रचेंगे जीत का इतिहास, ये सवाल पिछले कई दिनों से देश में गूंज रहे थे। लेकिन अब स्थिति साफ हो चुकी है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की बुरी हार हुई। नतीजों ने साफ कर दिया कि बीजेपी के विजय रथ का पहिया अब लुढ़क चुका है। तो क्या कहते हैं नतीजों के आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। सत्ता के शिखर पर पहुंचकर बीजेपी इतना मुतमईन हो गई थी कि खुद को जीत का बादशाह मानने लगी थी। बंगाल से लेकर तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी में खुद की जीत का दम भरा था। लेकिन अब नतीजे सामने आए तो बीजेपी हारती नजर आई, क्योंकि न बंगाल में कमाल हुआ और न तमिलनाडु में तरक्की मिली। केरल में कमल मुरझा गया, केवल असम और पुडुचेरी में भगवा रंग चढ़ा। पार्टी की सबसे बुरी हार बंगाल में हुई। बंगाल में उसकी उम्मीदें इस कदर टूटी कि बाजीगर बनने की चाह में हार का मुंह देख बैठी। बीजेपी ने बंगाल को जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक ने दिल्ली छोड़ बंगाल में डेरा जमाया। विकास से लेकर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद से लेकर परिवारवाद तक का मुद्दा उठाया। लेकिन न मोदी का मैजिक काम आया और न ही साम दाम दंड भेद काम आया। 200 पार का नारा देने वाली बीजेपी 90 पार भी नहीं कर सकी। जबकि ममता ने ऐसा मैजिक चलाया कि जीत की हैट्रिक लगाने के साथ ही 210 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं लेफ्ट ने इस चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन किया। लेकिन केरल में लेफ्ट ने जीत का इतिहास बना दिया। यहाँ लाल और सुर्ख हुआ। जिस राज्य का सियासी इतिहास बताता है कि वहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, उस राज्य केरल में लेफ्ट ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर खुद का किला बचाया, जबकि कांग्रेस से लेकर दूसरे दलों को धूल चटा दी। वहीं तमिलनाडु में भी डीएमके ने एआईएडीएमके का तिलिस्म तोड़कर सत्ता हासिल की। स्टालिन ने पार्टी का सियासी सितारा चमकाकर डीएमके को फिर से सत्ता की दहलीज पर पहुंचा दिया। जहां तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ, वहीं असम में एक बार फिर सत्ता बीजेपी के हाथ में ही रही। पार्टी ने यहाँ पूर्ण बहुमत हासिल किया। असम के साथ साथ बीजेपी को पुडुचेरी में भी जीत मिली। पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। अब भले ही बीजेपी को 2 राज्य में जीत मिली हो, लेकिन बंगाल की हार उसकी जीत पर भारी है। बंगाल का दर्द बीजेपी को हमेशा से परेशान करेगा, जबकि विपक्षी दलों को नई ताकत देगा। इन नतीजों ने आज सियासत की वो तस्वीर पेश की जिसमें साफ झलकता है कि अब जनता बीजेपी से 2 गज की दूरी बना रही है। वैसे इस महामारी के बीच 10 राज्यों में 2 लोकसभा और 12 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी हुए थे। इन चुनावों के नतीजों को लेकर महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक सभी दलों की धड़कनें तेज थीं। लेकिन अब धीरे धीरे साफ होती तस्वीर से नेताओं का सियासी भविष्य भी तय हो गया है। देश में हुए 5 राज्यों के चुनाव के साथ उपचुनाव के नतीजे भी खास मायने रखते हैं। राजस्थान की 3 सीटों पर उपचुनाव में सीएम अशोक गहलोत का लिटमस टेस्ट है। वहीं कर्नाटक की 2 विधानसभा, जबकि मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड और ओडिशा की एक सीट पर नतीजे ने किसी के चेहरे पर खुशी तो किसी के चेहरे पर मायूसी ला दी है। वहीं इसी के साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की एक लोकसभा सीट के नतीजे भी अलग कहानी को बयां कर रहे हैं, जहां सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच कांटे का मुकाबला रहा है। सबसे दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र की पंढरपुर विधानसभा सीट पर है, जहां राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी और बीजेपी उम्मीदवार के बीच 1000 से भी कम वोटों का अंतर दिखा। वहीं राजस्थान में कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी को मात देकर 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी को कांग्रेस और जेडीएस से कड़ी टक्कर मिली है। इससे पहले नागालैंड में नोकसेन विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुन लिया गया। वहां से किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया था। वहीं आंध्र प्रदेश की तिरुपति लोकसभा सीट और कर्नाटक के बेलगाम लोकसभा सीट के लिए भी मतों की गणना पूरी हो रही है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार अजय टंडन का दबदबा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सल्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया है।
वहीं गुजरात में भी बीजेपी साख दांव पर लगी थी। इसी तरह से झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट पर भी हेमंत सोरेन के मंत्री की धड़कनें तेज थी, लेकिन अब सभी नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद कहीं खुशी से नेता झूम रहे हैं तो कहीं निराश हैं। 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों से लेकर उपचुनाव तक में बीजेपी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है, जबकि वो हर बार जीत का ही नारा लगाती थी। भले ही आज उसने असम और पुडुचेरी में जीत का डंका बजाया हो, लेकिन बंगाल से लेकर दक्षिण राज्य तक उसका कमल मुरझाया ही है। हर तरफ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या इस हार के लिए नेता जिम्मेदार हैं या फिर सीधे तौर पर पीएम मोदी। कहते हैं कि सियासत में अक्सर नए इतिहास रचे जाते हैं, पुराना वक्त लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन बीजेपी हमेशा से ही दावा करती थी कि जैसे हमने साल 2014 के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में भगवा झंडा लहराया था, वैसे ही अब 2019 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भी होगा। लेकिन तस्वीरें उससे बिल्कुल उलट हैं। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के हालात इस कदर बिगड़ गए कि उसके हाथ से खुद के राज्य भी फिसल गए। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये 3 राज्य बीजेपी के पस्त होते हौसलों का सबूत देते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में तो बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। वहीं हरियाणा में वो चौटाला की चाबी से सत्ता तक बामुश्किल पहुंची, लेकिन अब भी उसके हालात नहीं सुधरे हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 राज्यों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। खासकर बंगाल में तो उसकी शर्मनाक हार हुई है। दीदी के गढ़ में वो दादा के सहारे अपना दम दिखाने पहुंची थी, लेकिन दीदी की दहाड़ ने बीजेपी को बेदम कर दिया। यहाँ तक कि दक्षिण राज्य तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया। अब इस हार के बाद सवाल उठता है कि आखिर हार की वजह क्या है? क्या बीजेपी वाकई कमजोर पड़ गई है? माना जा रहा है कि बीजेपी की राष्ट्रवाद की नीति चुनाव में कमाल नहीं कर पाई। इसी के साथ ही बिना सीएम के चेहरे के उतरना बीजेपी को भारी पड़ गया। बीजेपी के वादों पर जनता ने भरोसा नहीं जताया। लोकल स्तर पर पार्टी की नींव मजबूत नहीं दिखी। दिग्गजों से मुकाबला बीजेपी को भारी पड़ा। इन 5 कारणों से बीजेपी को 5 में से 3 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा है। अब सवाल उठता है कि इस हार का जिम्मेदार कौन है? क्या ये पीएम मोदी की हार है या फिर बीजेपी की? तो इसके जवाब में पीएम मोदी का ही नाम लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने देश में महामारी की फिक्र छोड़कर केवल चुनाव पर ध्यान दिया था। इसी का नतीजा है कि जनता ने भी उनसे 2 गज की दूरी बना ली और उन्हें सत्ता से दूर कर दिया। चुनाव में बीजेपी जीत का दूसरा नाम बन गई थी। जहां भी मतदान, वहां बीजेपी के हाथ सत्ता की कमान। पिछले काफी समय से यही देखा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जनता के सामने हकीकत आती जा रही है और वो भगवा को भूलती जा रही है। पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की जनता ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया है। इसीलिए अब उसके सामने उत्तर प्रदेश की सियासी राह में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। महामारी की वजह से परेशान हो रहा है हिंदुस्तान, लेकिन मोदी सरकार को था केवल चुनाव का ध्यान, और इन दोनों ही परीक्षाओं में बीजेपी फेल साबित हुई है। ना तो वो महामारी को संभाल पाई है और न ही चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाई है। पश्चिम बंगाल में 200 के पार जाने का नारा लगाने वाली बीजेपी 100 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई है। उसके सांसद से विधायक बनने की चाह रखने वाले नेता भी बंगाल की जनता के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, और यही वजह है कि बंगाल में हुई है बीजेपी बेहाल। बंगाल के साथ तमिलनाडु, केरल में भी बीजेपी फेल साबित हुई है। इस हार के बाद उसके भविष्य पर सवाल है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि एक चुनाव के नतीजे दूसरे राज्यों पर असर जरूर डालते हैं। अब 2021 का चुनावी दंगल खत्म होने के बाद अगले साल यानी 2022 में कई बड़े राज्यों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा समेत कई और राज्यों में वोट डाले जाएंगे। इनमें सबसे खास उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां बीजेपी ने साल 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन 5 राज्यों के नतीजों में धक्का लगने के बाद माना जा रहा है कि ये नतीजे आने वाले चुनाव पर असर जरूर डालेंगे। ऐसे में बीजेपी के सामने सत्ता बचाना बेहद मुश्किल हो गया है। माना जा रहा है कि जैसे बंगाल में बीजेपी का हिंदुत्व से लेकर राष्ट्रवाद का कार्ड फेल साबित हुआ, अगर वैसे ही यूपी, उत्तराखंड और गोवा में हो गया तो बीजेपी का सियासी डगर में कांटे लग जाएंगे और उसके लिए अपने किलों तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे भी 5 राज्यों के नतीजों के साथ साथ महामारी भी खासा प्रभाव डालने वाली है, क्योंकि बीजेपी इसे भी संभालने में नाकाम साबित हुई है। ऐसे में देश की जनता भगवा को भूल दूसरे दलों के साथ जा सकती है, यानी साफ है कि आधे से ज्यादा राज्यों से भगवा रंग उड़ने वाला है। खैर, अभी चुनाव में काफी वक्त है, ऐसे में देखना होगा कि देश की सियासत क्या क्या रंग बदलती है।
इन चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह जनता की नाराजगी है। महामारी में मोदी सरकार की नाकामी की वजह से जनता लगातार सवाल उठा रही है। वहीं विपक्षी दल भी लगातार घेर रहे हैं। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसी के साथ ही उन्होंने आईना दिखाने के साथ साथ केंद्र को चेतावनी भी दी है। महामारी की वजह से देश पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। हर तरफ केवल मदद मांगी जा रही है। दिल्ली हो या मध्य प्रदेश, हर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन मोदी सरकार मदद देने की बजाय आंखें मूंदे बैठी है। इसीलिए विपक्ष लगातार उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महामारी से निपटने के लिए सही कदम नहीं उठाए और जो भी चेतावनी दी गई उसे नजरअंदाज किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में जिस तरह से महामारी अपना प्रकोप दिखा रही है, उसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। देश में हर जगह लाइन लगी हुई है, कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं दवाइयों के लिए, तो कहीं बेड के लिए। यहाँ तक कि शमशान के बाहर भी लाइन लगी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कई बार चेतावनी दी गई, वैज्ञानिकों ने कई बार सरकार को चेताया, लेकिन सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हमें और बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी और हम ऐसा कर सकते थे। और अब सरकार कहाँ है? इस सब से वो पूरी तरह गायब है। वो प्रधानमंत्री की छवि बचाने में और दूसरों पर दोष मढ़ने पर लगी है। आजकल एक नया शब्द चर्चा में है कि सिस्टम फेल हो गया। ये सिस्टम कौन है? सिस्टम कौन चलाता है? ये सिर्फ जिम्मेदारियों से भागने की एक चाल है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उठाया जा रहा है कि आखिर कौन है सिस्टम। ये सिस्टम कोई नहीं बल्कि सरकार है, जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सिस्टम का सहारा ले रही है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार को चेतावनी दे रहा है, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। वैसे इस वक्त देश के किसान भी मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी तो उनकी भी नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 5 महीने से वो घर परिवार से दूर दिल्ली बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। देश में जहां एक तरफ महामारी ने घर कर रखा है, वहीं आज देश में चुनावी परिणाम भी आए, लेकिन किसानों के 5 महीने आंदोलन करने का परिणाम कब आएगा ये पता नहीं चल पा रहा है। इसी बीच तेजी से बढ़ती महामारी अब किसान आंदोलन तक भी पहुंच गई है। बीते दिन किसान आंदोलन को समर्थन देने आई 25 साल की मोमिता की महामारी से जान चली गई। मोमिता कई दिन से आंदोलन में शामिल थी। वहीं बीते कई दिनों से बीमार होने पर साधारण दवाई ले रही थी, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो जांच में सामने आया कि महामारी को मोमिता ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद अब किसान आंदोलन में शामिल हुए किसान ज्यादा सतर्क हो गए हैं। आपको बता दें कि तेजी से बढ़ रही महामारी के बावजूद किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हों। वहीं कई दिनों से केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत करने के कोई संकेत नहीं आए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा था कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के चलते केंद्र सरकार उनमें व्यस्त थी, लेकिन अब चुनावी नतीजे सामने आने के बाद एक बार फिर किसानों के मन में सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान देने की उम्मीद बढ़ गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात महामारी से ऑटोमोबाइल सेक्टर को लगे धक्के की। देश में महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। व्यापार को खासा नुकसान पहुंच रहा है। जहां एक तरफ टूरिज्म इंडस्ट्री पस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर को धक्का लगा है। महामारी की दूसरी लहर की वजह से अप्रैल में ऑटो कंपनियों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। देश की कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। महामारी की वजह से देश ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां से बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल दिख रहा है। न तो ऑक्सीजन है, ना ही बेड्स हैं, ना ही अस्पताल है। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। खासकर व्यापार को नुकसान पहुंच रहा है। ऑटो कंपनियों को इस दौर में जबरदस्त धक्के लग रहे हैं। अप्रैल में ऑटो कंपनियों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि महामारी की वजह से डिस्पैच के प्रभावित होने से अप्रैल के महीने में उसकी कुल बिक्री 4% घटकर 1,59,691 इकाई रह गई। कंपनी पिछले साल अप्रैल में घरेलू बाजार में देशव्यापी पूर्णबंदी होने की बिक्री से 8% कम है। स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर सहित कॉम्पैक्ट सेगमेंट में वाहनों की बिक्री इस साल मार्च के 82,201 कारों के मुकाबले 12% घटकर अप्रैल में 72,318 इकाई रह गई। इस साल मार्च में 1,628 इकाइयों की तुलना में मध्यम आकार की सेडान सियाज की बिक्री 4% घटकर 1,567 इकाई रह गई।
ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि महामारी की वजह से व्यापार को खासा नुकसान पहुंचा है। अगर व्यापार नहीं बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था कहां से बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोगों को इस बार भी काफी परेशानियों का सामना करना होगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।